इससे पहले हमने जो है पिछले टॉपिक में पढ़ा था इंस्पेक्शन और सुपरविजन के अंदर क्या फ़र्क है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या फ़र्क है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मैनेजमेंट स्किल्स के हवाले से। मैनेजर के अंदर तीन तरह की स्किल्स होती हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्किल कितनी अहमियत की हामिल है और कौन कौन सी स्किल जो है वो कॉमनली मैनेजर के अंदर मैनेजमेंट के अंदर पाई जाती हैं। पहले मैंने अगेन जो है वो डिफाइन किया है मैनेजमेंट क्या होती है, कि मैनेजमेंट skills are the abilities and competencies that manage use to effectively plan, organize, lead and control resources within an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोई मैनेजर है वो प्लान करता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, उनको आगे लेके लीड करता है, कंट्रोल करता है, इसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट की हमारे पास तीन तरह की स्किल्स हैं। ठीक है, कितनी स्किल्स हैं? तीन टाइप की स्किल्स होती हैं, जिसमें पहली हमारे पास है टेक्निकल स्किल। पहली कौन सी है? टेक्निकल स्किल। अब टेक्निकल स्किल क्या होता है? आसान लफ्जों में एक ऐसा शख्स जो टेक्निकली स्ट्रांग हो, जिसे अपने काम में महारत हासिल हो। जैसे मैं कहता हूँ मुझे एक अपने दफ्तर के लिए एक शख्स हायर करना था, जिसकी रिक्वायरमेंट में था कि वो कंप्यूटर का अच्छा इस्तेमाल जानता हो। अब वो शख्स जो मेरे पास जिसको मैंने हायर किया है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल बेहतरीन जानता है, अपने काम का एक्सपर्ट है। ऐसे शख्स को टेक्निकल स्किल यानी ये ऐसा लीडर होगा, ऐसा मैनेजर होगा जो अपने काम का माहिर होगा। या आप किसी कंपनी के अंदर जैसे होते हैं ना कि आपने जीएम रखा है, कोई भी रखा, तो आपने इंजीनियर रखा, यानी वो शख्स जो नीचे से ऊपर आया उसको सारे काम जो है जो उसके जो टेक्निकल काम है ना वो सारे आते हैं। तो ऐसा शख्स टेक्निकल स्किल वाला होता है। यानी रेफर टू द नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक एरिया, किसी खास फील्ड के अंदर जो हमें नॉलेज रिक्वायर होता है, जो महारत रिक्वायर होती है, वो वाली उस शख्स के अंदर होती है। यानी वो जो वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, काम करने होते हैं, वो उससे में माहिर होता है। ऐसे शख्स को हम टेक्निकल स्किल लीडर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर, अभी से इस तरह आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर रखा है तो वो कोडिंग अच्छी तरह जानता है, प्रोग्रामिंग स्किल उसके अंदर है, वो अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकता है, तो इट मीन ये टेक्निकल स्किल पर्सन है। इसी तरह आपने अपने दफ्तर के लिए आप ये देखते हैं कि एक फाइनेंस, एक ऐसा मैनेजर जो फाइनेंशियल डीलिंग सारी जानता है कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, उसको फाइनेंशियल एनालिसिस, बजटिंग करना, फोरकास्टिंग करना, ये सारे काम आते हैं। तो इन टेक्निकल स्किल शख्स क्या होगा? अपने काम का माहिर होगा। सेकंड आता है ह्यूमन स्किल। अच्छा, एक बात ये भी याद रख लें कि हर नए शख्स के अंदर पिछले शख्स की महारतें हासिल होती हैं। ठीक है, अब ह्यूमन स्किल क्या होता है? वो एक ऐसा शख्स जिसके अंदर जो है वो इंसानों को परखने की, इंसानों को जानने की सलाहियत होती है। यानी उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल होती हैं, कब किसको क्या बात करनी है, कैसे किसको डील करना है, कैसे किसको लेके चलना है, किससे कम्युनिकेशन कैसे करनी है, अगर मुझे कोलैबोरेटिवली काम करना है और कैसे करना है, अपने वर्कर्स को मोटिवेट कैसे करना है, उनके साथ जो है रिलेशन कैसे काम कायम करना है, इंडिविजुअल हो या टीम हो उनके साथ कैसे चलना है। तो ऐसे शख्स को हम ह्यूमन स्किल बोलते हैं। यानी आपका मैनेजर, आपका टीम मेंबर, आपका जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो जिसको आपने कोई लीडर रोल दिया है, वो शख्स अपने एम्प्लॉइज को अंडरस्टैंड करता है, समझता है, उनकी जरूरत को पूरा करता है, उनको साथ लेके चलने की महारत रखता है, नए रिलेशन बिल्ड करने की रखता है। तो ऐसे शख्स को हम ह्यूमन स्किल बोलते हैं। टीम लीडर हु कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल एक्सपेक्टेशन जो है वो सुनता भी है, बताता भी है, लोगों के साथ डील भी करता है, अच्छा फीडबैक उनका फीडबैक लेता है। तो ये शख्स एक ह्यूमन स्किल वाला होगा। या प्रोजेक्ट मैनेजर हु कैन मेडिएट कंफ्लिक्ट, जहां कहीं लड़ाई हो जाए तो वो उनको मेडिएट का सालिस का किरदार अदा करता है, उनको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और वहां पे पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ह्यूमन स्किल वाला होता है। उसके बाद है कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल होती है कि वो शख्स जो अपने यानी हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है कंसेप्चुअल स्किल होता है। इसके अंदर टेक्निकल भी आ जाएगा, ह्यूमन भी आ जाएगा। ऐसा शख्स जो एक ही वक्त के अंदर टेक्निकली भी स्ट्रांग है, अपने काम के अंदर भी एक एक थ्रेश एक प्रोफिशिएंसी रखता है, एक महारत रखता है अपने काम के अंदर, स्किलफुल है, और साथ के अंदर वो शख्स ह्यूमन रिलेशन के अंदर भी अच्छा है, उसको इंटरपर्सनल स्किल उसके अंदर है, लोगों को अपना बनाना, लोगों को समझना, लोगों को डील करना, लोगों को साथ लेके चलना, टीम टीम बनाना, टीम से काम लेना, ये चीजें भी आती हैं। तो ऐसा शख्स जिसमें दोनों हो, और वो शख्स जो एक चीज को मुकम्मल शुरू से लेके एंड तक एक चीज को जो है ना वो कंसेप्चुअली, यानी कि मुझे इस काम के इतने बंदे हायर करने पड़ेंगे, इस तरह के लोग होंगे, ठीक है,
इस तरह का मुझे काम लेना है। हर चीज को बड़ा डीपली देख सकता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, एनालिसिस करता है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करके उसको साथ लेके चलता है। तो इसे हम कंसेप्चुअल स्किल बोलते हैं। बात की समझ आ रही है? जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजर हु कैन एनालाइज मार्केट डाटा। अब वो इतना इतना एफिशिएंट है कि मार्केट के डाटा को समझता है, अपना देखता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, किन लोगों को मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, कैसे मैंने उनके साथ ताल्लुक कायम करना है, किस किस तरह मुझे किस मार्जिन में किस तरह की प्रोडक्ट मुझे मार्केट में लेके आनी, सारी चीजें। यानी वो टेक्निकल चीजें भी जानता है, ह्यूमन चीजें भी जानता है, इंसानों को भी जानता है। बड़ा फोरकास्टिंग किस्म का है, बड़ा मुदब्बिर किस्म का है, तफक्कर करने वाला है, मुस्तकबिल की पेशेंट हुई, मुस्तकबिल के बारे में जानने वाला, एनालिसिस करने वाला, डाटा के एनालिसिस की बुनियाद पे मुस्तकबिल के बड़े बड़े फैसले करने वाला। इसे हम कंसेप्चुअल स्किल बोलेंगे। नहीं, हायर जो स्किल है ना मैनेजमेंट की, लीडरशिप की, वो कंसेप्चुअल स्किल होती है। एन ऑपरेशन मैनेजर वो हु कैन ऑप्टिमाइज प्रोसेस, जो एक ऑप्टिमाइज कर सकता है कि मुझे कितना रिसोर्सेज चाहिए, और कितने उस रिसोर्सेज के अंदर कितने मिनिमम लोग चाहिए, कितना मुझे पैसा चाहिए, कितने मुझे जो है ना वो मटेरियल चाहिए, उनके अंदर जो है वो मैं कैसे प्रोडक्ट बना सकता हूँ, कहाँ कहाँ पे मेरे लिए जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो हर्डल क्रिएट हो सकती हैं, कहाँ कहाँ मुझे किस तरह सोल्यूशन। तो ये वाला कंसेप्चुअल स्किल का माहिर होगा। सबको समझ आ गई मेरी बात की? टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल एंड कंसेप्चुअल स्किल आपको समझ आ गई? ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप के स्टाइल भी तीन होते हैं। लीडरशिप के स्टाइल वैसे जितने मर्जी बनाते जाओ, आप सिर्फ तीन याद रख लें। चले चार कर लेते हैं, ठीक है? जो मैं चार पढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे तीन का तस्करा किया हुआ है, किताबों में तीन ही लिखा हुआ है। एक तो मैं जो है ना वो आपको अलग से फिर बता दूंगा। अच्छा, एक तो होता है हमारे पास तीन तरह की लीडरशिप। पहली होती है अथॉरिटेटिव, जिसे ऑटोक्रेटिक भी बोल सकते हैं, ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव। दूसरी हमारे पास लीडरशिप स्टाइल होता है, लीडरशिप यानी इस तरह के लोग लीडरशिप हमारे पास होती है, वो डेमोक्रेटिक। क्या है? डेमोक्रेटिक। तीसरी हमारे पास है लेजिस्फेयर, लेजिस्फेयर। अच्छा, अब मैं इन तीनों का यहीं पे अलग बता देता हूँ, फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है ऑटोक्रेटिक। ऐसा, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह हूँ, मैं अपने कॉलेज का सरबराह हूँ, या मैं किसी डिपार्टमेंट का सरबराह हूँ। मैं सिर्फ अपनी ही मनवाता हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता। जो मेरे दिल में आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं फ्रूटफुल समझता हूँ, जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मैं उस बात के ऊपर अमल करवाता हूँ, करता हूँ, किसी की नहीं सुनता। कोई मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता, किसी की बात नहीं मानता, मैं अपने मिजाज के मुताबिक चलता हूँ। तो ये होगा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्या होगा? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। दूसरी हमारे पास है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ऐसा, मैं अपने डिपार्टमेंट का सरबराह हूं, मैं कोई भी फैसला अपने ऑर्डिनेट की मर्जी के खिलाफ नहीं करता। मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं, बेटा मैं ये वाला जो है वो इनिशिएटिव लेना चाह रहा हूं, मैं डिपार्टमेंट के अंदर ये करना चाह रहा हूं, तो क्या आपको ये मंजूर है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या आपका इसका फायदा होगा इसके लिए? तो अब मैं उनको सबको साथ लेके चलता हूँ, उनको आगाह करता हूँ, उनकी राय लेता हूँ कुछ भी करने के लिए, और वो फ्री हैं, वो मुझे अपनी राय देते हैं कि सर ये वाली चीज कर ली जाए तो ऐसा हो सकता है, सर हम ये कर लेते हैं, सर क्या आपकी इजाजत हो तो ये कर लें। तो मतलब डेमोक्रेटिक में जहां हम अक्सरियत की राय को तस्लीम करते हैं, जहां लोग खुलम खुला अपने मैनेजर के साथ राब्ते में आके मैनेजर को बात अपनी समझा सकते हैं, ये वाली हमारे पास जो होगा वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होगा। यहाँ पे लीडरशिप जो है वो बड़ी चिल होगी। चिल मतलब उनके साथ डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी के अंदर अपने सबऑर्डिनेट को साथ लेके चलेगी। उसके बाद तीसरी हमारे पास है लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल है, यानी मैं अपने डिपार्टमेंट का लेजिस्फेयर लीडर हूं, और मैं क्या करता हूं, मैं बच्चों के जिम्मे एक दफा काम जिम्मे लगा देता हूं कि आपने ये करना है। मैं उसके बाद उनको कुछ नहीं कहता, चिल करें, जहां रहें, जो करें, मुझे वो जब मैंने बता दिया कि ये काम करना है, अब बच्चों की मर्जी हो, जैसे मर्जी करें। बच्चे वो काम करके, मैं मतलब चिल हूँ, रिलैक्स हूँ, मैंने किसी से नहीं पूछना हाँ भाई बताओ आपने काम कर लिया है, नहीं भाई मैंने कह दिया डेढ़ साल, अब वो खुद कर लेंगे। जिस दिन की मैंने डेडलाइन दी हुई है काम की, उस दिन मैं देखूंगा हाँ इसने काम किया, ओके, इसने नहीं किया, इसे नाटो, इतना मैं करूंगा। यानी जिसके अंदर लेजर फेयर में हम अगले बंदे को चिल छोड़ देते हैं, उसको सिर्फ उसका काम बता दिया है, फिर हमने उसको नहीं तंग करना, नहीं छेड़ना, नहीं उससे बार बार पूछना कि भाई क्या चल रहा है, कितना काम, ये चीजें हमने नहीं पूछनी। अच्छा चल अब मैं पढ़ा देता हूँ, फिर इसको देख लीजिएगा। बस यहाँ पे मैंने चार का तस्करा किया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या हो गया? द बॉस इज हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल, यानी सारी चीजों पे बॉस है, उसी ने फैसले करने हैं, उसी का वो जो टीम मेंबर है उनकी इनपुट नहीं लेता, भाई मेरी मर्जी जो मैं करूँ, ठीक है।
दे आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद आल डिसीजन, और वो एक्सपेक्ट करता है कि सारे लोग जो है वो मेरी बात को मानेंगे, मेरे आर्डर्स को मानेंगे, और जैसे मैं कहता हूँ वैसे वो करेंगे और उनको करना पड़ेगा। ये होते हैं ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जिसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है, यार आओ मिलजुल के करते हैं, जो आप कहते हैं वैसे कर लेते हैं। यार आपके पास चॉइस है, यार ये बता दो, यार मैं ये चाह रहा हूँ कि ये काम होने चाहिए, तो आप बता दो कौन सा बेस्ट है, वैसा कर लेते हैं। यानी डिसीजन मेकिंग के अंदर मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को शामिल करता हूँ। मैं जो फाइनल डिसीजन तो मैं लूंगा, लेकिन मैं अपने वर्कर को साथ लूंगा, वर्कर की बात सुनूंगा, वर्कर की बात के ऊपर डिस्कशन करूंगा, उनकी राय का एहतराम करूंगा, जरूरत महसूस हुई अगर उनको उन्होंने बेहतर जवाब दिया तो उनको उनकी उनकी राय को अहमियत दूंगा। बट दे मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द इनपुट दे सी फ्रॉम देयर टीम। जैसे मुझे टीम मुझे देगी, राय देगी, मैं उसके मुताबिक फैसला करूंगा। और एम्प्लॉइज फील मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट। एम्प्लॉइज जो है वो डिसीजन मेकिंग में, यानी ऐसे में ना एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं कि यार शुक्र साड़ी भी कोई वैल्यू है इतने। थर्ड है लेजिस फेयर। लेजिस फेयर जो है ना ये इसका है, फ्रेंच का है। तो इसके अंदर होता है कि हर बंदा जो है ना अपने फैसले खुद करता है। एवरी पीस ऑफ इनपुट फ्रॉम द टीम इज कंसिडर्ड इक्वली। हर शख्स जिस तरह की बात करना चाहे कर सकता है। उनको मैंने फैसला बता दिया था ये काम करना है, अब उनके ऊपर फैसला है कब करना है, कैसे करना है, रात को करना है, दिन को करना है। इसके मुताबिक उन्हें छोटी स्ट्रेटजी क्या बनानी है, उनकी अपनी क्या टेक्निक है इसको करने के लिए, वो कैसे टीम मेंबर करते हैं, कौन से जुड़े मिलकर करेंगे, किसको अपने साथ मिलाएगा। मुझे नहीं इससे गलत, मैंने काम बता दिया कि ये काम है, मैं मैनेजर हूँ, मैंने काम बता दिया, अब वो बच्चे जाने उनका काम जाने। तो ये लेजिस फेयर होती है। बात की समझ आ गई सबको? ये तीनों की, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्लेटिव की समझ आ गई। अच्छा, जो मैं चौथी कह रहा था ना, वो था अथॉरिटेटिव अथॉरिटेरियन। ठीक है, ऑटोक्रेटिक को अथॉरिटेरियन भी बोलते हैं। अच्छा, जहां पे अथॉरिटेटिव होता है, अथॉरिटेरियन होता है कि जहां पे लीडर किसी की बिल्कुल कोई बात नहीं सुनता, किसी की बिल्कुल कोई बात नहीं सुनता, उनको बताने का बोलने का हक भी हासिल नहीं है, तो ये अथॉरिटेरियन होता है। अथॉरिटेटिव होता है जहां पे लीडर अपने वर्कर की बात तो सुनता है, वर्कर की, लेकिन फैसला खुद करता है। उनकी बातों पे अमल दरामद इत्तफाकन हो जाए तो अलग बात है, लेकिन उनकी बातों पे अमल दरामद वो करने की इंटेंशन नहीं होती। मतलब वो उसका होता है, वो करता अपनी है, बस ये कि लोगों को अपनी बात बताने का बोलने का हक हासिल होता है। ये होता है हमारे पास लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल। क्लियर? लीडरशिप का क्या है, एक तो लीडरशिप जो होती है वो इनिशिएटिव एक्ट। सबसे पहले काम तो लीडरशिप ने, लीडरशिप जो होती है ना, ये ये आगे बढ़ती है, यानी लीडर पहले कुर्बानी देता है, लीडर आगे चलता है, लीडर अपने वर्कर को मोटिवेट करता है, खुद मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी होती है उसकी। वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है, वो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है, वो कोऑर्डिनेशन कायम करता है अपनी टीम के साथ, जो है वो बिल्ड वर्क इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट कायम करता है कि जहां सब हंसी खुशी काम करने के लिए तैयार हो जाएं। इंड्यूस जो वक्त के साथ तब्दीलियों को कबूल करता है और वेलकम करता है। इस टॉपिक की भी सबको समझ आ गई? थर्ड हमारे पास टॉपिक है एलिमेंट्स एंड डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। एलिमेंट्स एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं और डेफिनेशन क्या है उन सब की, वो हम जरा देखते हैं। एलिमेंट में हमारे पास ये कुछ चीजें आपको रट्टा लगा लेनी है, याद कर लेनी है कि हेनरी फॉयल ने 1916 में कहा कि मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स होते हैं। यानी मैनेजमेंट कितने तरीकों के, कितनी चीजें जरूरी होती हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट के, 5। POCCC रट्टा लगा लेना है। 1916 में हेनरी फायल ने मैनेजमेंट के 5 एलिमेंट्स दिए, जिसको POCCC बोलते हैं। पी कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी इनकी डेफिनेशन में अलग से आपको एट द एंड बताता हूँ। फिर है लूथर गुलेक एंड उर्वेक। गुलेक एंड उर्वेक, इन्होंने पोस्ट कार्ड दिया था। क्या दिया था ऑप्शन? यानी पोस्ट कार्ड 1937 में ब्रिटिश का रहने वाला था लूथर गुलेक एंड उर्वेक, जो है ना अलग अलग इन्होंने दिए थे पोस्ट कार्ड, जिसका क्या एब्रीविएशन या पोस्ट कार्ड स्टैंड फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये रट्टा लगा लेना है आपने। CO कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, CO कोऑर्डिनेटिंग। बाकी सिंगल अल्फाबेट के साथ लफ्ज बन रहा है। CO जो है वो, क्योंकि C कमांडिंग भी बनता है, कंट्रोलिंग भी बनता है,
तो इस वजह से करके CO जो है वो हम कोऑर्डिनेटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। इसके बाद कोन्स एंड डनल ने 1964 के अंदर POSDC जो है वो अपनी एक बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मेंशन किया, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये उसने 5 जो है वो दिए थे। उसके बाद भी हमारे पास नेक्स्ट है डेले। डेले ने 1965 के अंदर पोस्ट लीड दिए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन्वॉल्विंग एंड रिपोर्टिंग। उसके बाद जो है वो जॉर्ज एंड गैरी ने POAC दिए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम इन टर्म्स को देखते हैं, ये आपने रट्टा लगाने हैं कि किसने एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से दिए थे। प्लानिंग कहते हैं जब हम रिटर्न वर्क कर रहे होते हैं, बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्क जो हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। यानी एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जिसको हम बैठ के पहले सोचते हैं कि क्या एक्शंस हमें फ्यूचर के अंदर लेने हैं, हमारी नीड्स क्या हैं, उन नीड्स के अगेंस्ट एक्शन हमने कौन से लेने हैं, ये कहते हैं प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलॉटमेंट एंड ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्स, यानी आज चीजों को अरेंज करना। यानी मैंने प्लान कर लिया, अब ये करना है, वो करना है, ये करना, अब मैं तरतीब लगाता हूँ। पहले मैंने क्लास में जाना है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, बच्चों को इंट्रोडक्शन लेना है, अपने टॉपिक का तारुफ करवाना है, टॉपिक को पढ़ाना है, बच्चों को असेस करना है। अब मैं हर चीज को एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ कर रहा हूँ। पहले हमने ये काम करना, फिर ये काम करना, फिर ये करना, इस तरह के नहीं, जहां पे हम और कौन बंदा कौन सा काम करेगा, यानी फलां बंदा उसकी ड्यूटी रिसोर्सेज को मैनेज करने की है, उसको जो है वो फलां वर्क की मैनेज करने की, वो गेस्ट को वेलकम करेगा, फलां काम करेगा। अब इस तरह के जो काम हम रिसोर्सेज की डिवीजन करते हैं, हम बिल्डिंग मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, चीजों को अरेंज करते हैं और चीजों को प्रैक्टिकल वे के अंदर कैसे करना है उस बारे में थिंक अपॉन करते हैं, चीज और प्रैक्टिकली करते हैं, तो इसे हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब होता है सिंपल, लोगों को हायर करना, उनको ट्रेन करना और उनके टैलेंट के मुताबिक उनको उनकी जगह अलॉट करना, स्टाफिंग होता है। इन लोगों को हायर करना, उनको ट्रेन करना। डायरेक्टिंग, लोगों को डायरेक्ट करना, भाई तेरे जिम्मे ये काम है, आपकी जिम्मेदारी पानी के ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी जो है वो जो है मेहमानों को वेलकम करने के ऊपर है, आपने टेंटिंग का इंतजाम करना है, आपने डाइस संभालना है। अब डायरेक्टिंग करना, आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं भाई आपने ये करना है, उनको गाइड करना, उनको काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना, उनको डायरेक्शन देना, ये मैनेजरियल का की फंक्शन है, डायरेक्ट करना, ठीक है, हुक्म देना, ये कर लो। कोऑर्डिनेट करना, मिलजुल के साथ चलना, कि यार चले आज और मिल के करते हैं यार, मैं आपको सब बताता हूँ कि कैसे करना है। यानी उनको एक जो है वो उनका रिलेशनशिप कायम करना, उनको बताना कि काम उनके लिए आसान हो जाए, हार्मोनाइज करना, हर इन चीजें उनके लेवल पे लेके आना, उनकी मुताबिक करना, उनको सिंक्रोनाइज, उस हर शख्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका काम उसको मिले। आप जहाँ पे उसको मसला आ रहा है उसको सिंक्रोनाइज उसको समझाएं। तो ये वाला यहाँ पे हम लोगों के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, उनके मसले को हल कर रहे होते हैं, उनको उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर हूँ। बेसिकली कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है कि कोऑर्डिनेटर जो है वो अपने जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करना, यानी उनकी क्वेरीज को सुनना, उनकी क्वेरीज को हल करना, उनको जहां जहां मदद की जरूरत है वो प्रोवाइड करना, ये कोऑर्डिनेटर का काम होता है। रिपोर्टिंग, यानी आप जो काम कर रहे हैं उस काम के करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करके आगे देना। किसी फैक्ट्री में है तो वहां पे जो है वो डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करनी होती है कि आज इतने लोग आए, इतना काम हुआ, इतनी प्रोडक्शन यूनिट तैयार हुए, इतनी हमारी सेल हुई, इतनी हमने ये रॉ मटेरियल जो है परचेज किया है। ये सारी बातें जो है इनको हम रिपोर्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि हम एक जो है वो एक पूरा बायोडाटा, एक पूरा डेटाबेस बनाते हैं, एक हम जो है वो पूरा जो है वो कैलकुलेशन करके हम जो आगे फर्दर बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये रिपोर्टिंग होता है। बजटिंग के अंदर पैसे को मैनेज कैसे करना है, एस्टिमेट लगाते हैं, इतनी लागत आई, इतना प्रॉफिट होगा, इतने रिसोर्सेज फलां को चाहिए, फलां फलां, यानी मुख्तलिफ पैसों को डिवीजन करना। तो ये वाला जो है ना वो बजटिंग, इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंस करना, ये बजटिंग का काम है। कंट्रोलिंग, जो जो गलतियां आती हैं उनको जो है वो चेक करना और उनकी गलतियों को ठीक करना, उनको ऊपर से मॉनिटर करना, हाँ जी ये गलती आप कर रहे हैं, इसको ठीक करो,
ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। यानी लुक आफ्टर का देखभाल करना और उनको उनकी गलतियों को कंट्रोल करना, उनके एरर की करेक्शन करवाना, उन्हें जो है उनको थोड़ा झंझोड़ना, एक्टिवेटिंग मोटिवेट करना होता है। यानी वो शख्स, वो लीडर जो अपने वर्कर को मोटिवेट करता है, आओ मिलकर काम करते हैं, ये काम हमारा अपना है, आप करोगे तो आपको फायदा होगा, आपको रिवार्ड मिलेगा, नहीं करें तो नुकसान होगा हमारा। तो ये वाला जो है मोटिवेट करना, डायरेक्ट करना, सब नेटवर्क एक्टिवेटिंग होता है। यहां तक सबको बात समझ आ गई? लीडरशिप के एलिमेंट्स और उनकी डेफिनेशंस की समझ आ गई आप लोगों को? ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, वैसे लीडरशिप की डेफिनेशन लिखी हुई है कि लीडर क्या होता है। बेसिकली लीडर देखें, लीडर वो होता है जो खुद पहले कुर्बानियां सहता है, जो पहले खुद खुद कुर्बानी देता है, फिर अपने यानी लोगों को लीड करता है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है, लोगों को मुश्किलात से निकालता है, उनको रास्ता प्रोवाइड करता है, वो उनके लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है, लोग उसकी बात को सुनते हैं, लोग उसकी बात को मानते हैं, वो लोगों के लिए आइडियल है। ये लीडरशिप जो होती है, इसको यानी कि ये इसे लीडर बोलते हैं। प्रोसेस विच अ मैनेजर कैन डायरेक्ट डायरेक्ट करना, ये काम करो, उनको गाइड करना, उनके ऊपर अपना एक इन्फ्लुएंस होता है कि वो उसको मानते हैं, तस्लीम करते हैं। वर्क ऑफ अदर्स टुवर्ड्स एन अकम्पलिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल इन द गिवन सिचुएशन, किसी खास सिचुएशन के अंदर जो है वो काम करना, तो ये लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, लोगों के ऊपर। ये बड़ी ना, इसकी डेफिनेशन के अंदर ये कीवर्ड बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इन्फ्लुएंसिंग पीपल, लोगों के ऊपर लीडरशिप का इन्फ्लुएंस होता है, लोग उसको चाहते हैं, लोग उसके साथ स्ट्राइव करना, कोशिश करना पसंद करते हैं, वो लोगों को मोटिवेट करता है और लोगों को उनके गोल्स को अचीव करने के अंदर उनकी मदद करता है उनको। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये लीडरशिप की डेफिनेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं लीडरशिप की टाइप्स के हवाले से। लीडरशिप की टाइप्स में आज हम बात करेंगे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। दरअसल इतना ही टाइम बचेगा हमारे पास, जो है ना वो ट्रेड थ्योरी और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप थ्योरी वो हम कल बात करेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी पहले आसान लफ्जों में बता देता हूँ। दो तरह के मेरे पास लीडर है। एक लीडर अपने वर्कर को कहता है, भाई काम करो, काम करोगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी, आपको रिवार्ड मिलेगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको जुर्माना होगा, आपको फाइन होगा, आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। वो अपने वर्कर को मोटिवेट करता है काम को मुकम्मल करने के अंदर, बाय गिविंग एंड टेकिंग, बाय रिवार्डिंग और पनिशिंग। वो लोगों को अपने वर्कर से काम लेता है, वो लोगों को मतलब इंसिस्ट करता है, समटाइम्स सख्ती बरतता है उनको। और एक एक लीडर है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, वो मेरी तरह का है, अपनी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रांसफर वो कहता है कि ये काम हमारा है, ये कॉलेज हमारा है, इस कॉलेज को हमने मिलकर बेहतर करना है, इस कॉलेज को हमने मिलकर बेहतर करना है, मैं अकेला कुछ नहीं कर, आप सब लोगों ने मेरे साथ तावन करना है, हम इस कॉलेज को शानदार बनाएंगे, हम इस कॉलेज को जबरदस्त बनाएंगे, किसी का कोई गिला शिकवा नहीं होगा। चलें, और हम जो है ये अगर ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट कामयाब होगा तो हम कामयाब होंगे, क्योंकि ये कंपनी अगर ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी तो हमारा ही फायदा है, नए वर्कर आएंगे, कंपनी बड़ी होगी, हमारी तनख्वाहें बढ़ेगी, तो ये हमारा ही फायदा। यानी वो एक कॉमन काज के लोग को तैयार करता है, वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होता है, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होता है, पुर उम्मीद होता है, विजनरी होता है, मुस्तकबिल को पहले सोच रहा होता है, अगले 10 साल में हमारे ये टारगेट होंगे। तो वो विजनरी होता है, मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। और जो ट्रांजेक्शनल वाला था ना, वो थोड़ा टिपिकल माइंड का होता है, वो देखता है आज, आज अच्छा होना चाहिए, आज के दिन जो परफॉर्मेंस है, हाँ जी वो की क्राइटेरिया को टच कर गई है, दैट्स गुड। वो मुस्तकबिल के अगले 10 साल के नहीं सोचता, उसको अपने आज से फर्क पड़ता है। ट्रांजेक्शनल, अब इसको देखते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है वो मैक्स वेबर ने 1947 में दी, फिर इसके बर्नर्ड ने इसके ऊपर 1981 के अंदर काम किया। और ये जो है वो अब इसके अंदर लोगों को मोटिवेट किया जाता है उनके सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर। हाँ जी, आपको रिवार्ड मिलेगा भाई बच्चे, आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको इनाम मिलेगा, आपको टीएडीए मिलेगा, यार मेहनत से काम करो, आपको इसका फायदा होगा। लीडर हैव अथॉरिटी सो पीपल फॉलो, और जो लीडर होता है ना उसके अथॉरिटी भी होती है। यानी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप ऐसी होती है, अथॉरिटी होती है, लोगों को डराता है, धमकाता है, रिवार्ड देता है, लोगों को उनके इंटरेस्ट की बुनियाद पे, हाँ जी इस बच्चे को पैसा चाहिए, इसको पैसे वाले पैसे का लालच दो, इसको छुट्टियां चाहिए, इसको छुट्टी का लालच दो, ठीक है, इसे काम लेना है तो सिखाओ, ये काम करे, इसके बाद में छुट्टी मिल, इसको छुट्टियां मिल जाएंगी। इसको जिस तरह की, जिसको जिस तरह के माहौल में जिस तरह की चीज चाहिए, इसको वहां पे एडजस्ट करो उसका। तो ये वाली ट्रांजेक्शनल लीडरशिप होती है। लीडर है मैनेज
यदि लाइक करे, मैनेजर की तरह काम करता है। गिव एंड टेक पॉलिसी होती है, उनको रिवार्ड देंगे अगर अच्छा काम करेंगे तो, उनको मारेंगे अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो। दे एम्फसाइज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जो पॉलिसी बनाई गई उसके ऊपर फोकस करते हैं। दुनिया जाए भाड़ में, हमें अपनी पॉलिसी पे अमल दरामद करवाना है। आफ्टर सर्टेन सेल, भाई इतनी अगर सेल हमारी हो गई तो हम आपको कमीशन देंगे, इस तरह की बातें जो है वो करते हैं। इट शोज दैट द डिजायर ऑफ लीडर एंड फॉलोअर्स आर नॉट सेम। आज इसमें ये भी ये देख लें कि होता है कि जो लीडर है ना, यानी जो मैनेजर है, उसकी और वर्कर की इंटरेस्ट सेम नहीं होते। यानी वो तो डरा के ले रहा है काम, उनको रिवार्ड की बुनियाद पे ले रहा है, धमका के ले रहा है, तो उनकी इस बुनियाद पे काम लेता है। कोई उनके आपस में कोई कोई नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई बच्चे खुशी से काम नहीं कर रहे ट्रांजेक्शनल लीडरशिप। इसके अंदर एक्सट्रीम मोटिवेशन होती है, डर या खौफ होता है, रिवार्ड का होता है, तभी वो वर्कर जो है वो काम करता है। और इसके वो मोटिवेट इम्प्लाई बाय अपीलिंग सेल्फ इंटरेस्ट, उनके सेल्फ इंटरेस्ट को अपील करना, जिस तरह वो चाहते हैं ना उस तरह का माहौल देना उनको और उनसे काम लेना। तो ये कंटिजेंट रिवार्ड, यानी इसके अंदर जो रिवार्ड होता है ना, ये बेसिकली कंटिजेंट यानी कि फाइनेंशियली रिकॉर्ड होता है, यानी फिजिकल चीजें, पैसा वगैरह इस तरह की चीजें होती है। मैनेजमेंट एक्सेप्शन फॉर्म रूल्स एंड स्टैंडर्ड टू टेक करेक्टिव एक्शन। तो ये जो है ना वो एक्शन, करेक्टिव एक्शन लेती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज की यहाँ पे जरूरत है। अच्छा, लेजिस फेयर, काम उनके जिम्मे लगा दिया है, काम करेंगे तो गुड हो जाएगा, नहीं करें तो रिवार्ड मिल जाएगा, एट द एंड उनसे कुछ हो जाएगा। इस तरह की बात लेजिस फेयर अप्रोच भी इनकी होती है। एडवांटेज क्या है? शॉर्ट टर्म गोल, ये शॉर्ट टर्म गोल के तो अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तरीका अच्छा नहीं है। सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिवेट टीम वर्क, में सेल्फ इंटरेस्ट चाहिए, मोटिवेटेड टीम चाहिए। और लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबल, लीडरशिप जिम्मेदार है काम करवाने की, तभी तो जबरदस्ती करवा रहा है। डिसएडवांटेज ये है इसका, नीड टू वर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, उसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को फॉलो करना पड़ता है, कोई क्रिएटिविटी नहीं होता, हमें जो कहा जाता है वही करना होता है। हमें जो है ना वो मोटिवेशन इसके अंदर, कोई हमारी इंटेलेक्चुअल मोटिवेशन नहीं होगी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगी, बस रिवार्ड होगा। रिवार्ड देंगे तो काम करेंगे, रिवार्ड नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे। ठीक है, और सम टाइम रिवार्ड जो मुसलसल मिलता रहे तो बंदा डीमोटिवेट भी हो जाता है। इसके अंदर कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती लीडर और वर्कर के दरमियान। और ये शॉर्ट टर्म के लिए तो कामयाब है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तरीका कामयाब नहीं है। दूसरी बात कर रहे थे ट्रांस, ये विजनरी होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे वर्क विद टीम, वो टीम की सूरत के अंदर काम करते हैं। और गाइड एंड मोटिवेट, अपने वर्कर को गाइड करता है, मोटिवेट करता है। उनके अंदर ट्रस्ट और फोकस, ट्रस्ट कायम करता है, उनको अपना बनाता है, उनको इंस्पायर करता है, उनको अपने एजेंडे के ऊपर कायल करता है, उनको इंट्रिंसिकली मोटिवेट करता है, उनको टास्क ये गोल असाइन करता है। और कंसिस्टेंट चेंज टास्क एंड गोल्स विद डिफरेंट, वो डेडलाइन के करेंगे लोगों के जो जरूरत को देखते हुए, उनकी काम को देखते हुए अपने काम को, नौयत को तब्दील करता रहता है। उसके अलावा पुश एम्प्लॉय टू कंप्लीट देयर टास्क, और उनको पुश करता है, बात ये है कि उनको मोटिवेट करता है कि अपने काम को मुकम्मल करें। पहले उनको कोई सिंपल टास्क देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ उनको लेके जाता है। इसके अलावा इंडिविजुअल कंसिडरेशन, इंडिविजुअल का ख्याल रखा जाता है, हर शख्स को उसकी जरूरत, उसके शौक के मुताबिक काम में लगाया जाता है। आइडियलाइज, यानी जो लीडर होता है एक आइडियल, लोग उसको इन्फ्लुएंस समझते हैं। इंटेलेक्चुअल के ऊपर बच्चों को तैयार किया जाता है, जो इंटेलेक्चुअली काम को पसंद करता है उसको इंटेलेक्चुअली जो है वो काम किया जाता है। एडवांटेज यही है कि इससे एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, उनको परफॉर्मेंस बेहतर होती है, उनके अंदर क्रिएटिविटी इनोवेशन आती है, और एम्प्लॉयज जो है वो उनका टर्नओवर भी बेहतर होता है। ये वाला डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर, ये आपने खुद पढ़ लेना है, वही बातें जो मैंने उधर कही हैं वो इधर उसको एक्सप्लेन कर दिया। कितना टाइम हमारे पास रह गया है? 6 मिनट रह गए हैं। चलो मेरा ख्याल है 6 मिनट है, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। ये ग्रेट मैन थ्योरी और ट्रेड थ्योरी। ग्रेट मैन कहता है कि लीडर्स आर बर्न नॉट मेड, लीडर जो है वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। यानी वो कहता है कि जो ना बाय बर्थ लीडर होते हैं, ये कायदाना सलाहियतें जो है ना, ये पैदा नहीं की जा सकती किसी में, ये बाय बर्थ होती हैं। बच्चा पैदा होता है तो वो पता चलता है ये लीडर है, कुछ बच्चे होते हैं वो लीडर नहीं होते। साथ में कहता है कि फिर सवाल किया गया कि लीडर का पता कैसे चलता है कि ये लीडर है। कहता है कि जब कभी क्राइसिस आता है तो लीडर जो है वो वहां पे उभर के सामने आता है। जब कभी क्राइसिस आता है तो लीडर सामने उभर के आता है, पता लगता है कि यार ये लीडर है। उसके अलावा जो है वो इसकी जो नुकसान, जो इसकी डिसएडवांटेज है वो भी ये कि ये ना ये मर्दों को लीडर बनाते हैं, औरतों को लीडर नहीं बनाते हैं। जरा बात डिटेल में देखते हैं जिसके। लीडरशिप की डेफिनेशन है कि वो जो
एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड डील, जो अपने वर्कर को मोटिवेट करता है कि वो बड़े जेल और कॉन्फिडेंस के साथ जो है काम करें, या वो जो अपने वर्कर को इनकरेज करता है, इन्फ्लुएंस करता है काम करने के अंदर। ग्रेट मैन थ्योरी थॉमस कार्लायल ने 1940 के अंदर दी थी। कब दी थी? थॉमस 1940 के अंदर। कहता है लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। और जब कभी क्राइसिस आता है, जब कभी अराइज नीड अराइज, कोई नीड पैदा होती है, क्राइसिस आता है, लीडर वहां सामने आते हैं। और ये कहता है लीडर सिर्फ मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती, इसके क्रिटिसिज्म भी है। ये वाली पहली होगी, ठीक है, ग्रेट मैन। अब आते हैं ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में थॉमस कार्लाइल ने भी बात की थी, फ्रांसिस गाल्टन ने भी, और गॉर्डन एल्पोर्ट 1930 में पहले इसने बात की थी। ट्रेड थ्योरी जो है वो ये कहते हैं कि लीडर्स आर बर्न एंड नॉट मेड, सेम वही डेफिनेशन है, लेकिन कहता है कि देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव, जिनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो लीडर कहलाते हैं। बात की समझ आ रही थोड़ी? कहता है कि लीडर्स आर बर्न नॉट मेड, वही पुरानी बात कर रहा है, लेकिन ये कहता है कि चंद खसूसियात हैं जिनके अंदर ये पाई जाए तो उन्हें हम लीडर कहते हैं। तो एक तो इसके अंदर कहता है कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड, कैंडिडेट ट्रेड, वो हम देख लेते हैं, दिल से काम करना, मतलब दिल के अच्छे होते हैं कुछ, सेंट्रल जाहिर से वो उसमें बात करते हैं। इफ स्पेसिफाइड ट्रेड विच इनेबल अ पर्सन टू बिकम सक्सेसफुल लीडर एंड डिफरेंशिएट देम फ्रॉम एन इफेक्टिव, उसको छोड़ो। स्टॉक रेल्फ स्टॉकडर सर्वेड मोर देन 5,000 लीडरशिप, 5,000 लोगों से उसने सर्वे किया और कंक्लूड दैट सक्सेसफुल लीडरशिप मस्ट हैव 10 क्वालिटीज। तो उसने कहा, वो कहा ना कि वो 10 क्वालिटी, कुछ क्वालिटीज हैं जो लीडर बनाती हैं। तो जो स्टॉकडेल है उसने 5,000 लीडर से सवाल पूछे, तो उनके अंदर 10 तरह की क्वालिटीज पाई जाती हैं, जिसके अंदर ये क्वालिटीज हों वो लीडर कहलाने के हक होता रखता है। पहला क्या है कि लीडर बड़ा इंटेलिजेंट होता है, जहीन होता है। लीडर के अंदर टेक्निकल और सोशल स्किल होती है, यानी काम को भी जानता है, लोगों को भी डील करना जानता है। उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, वो फैसला साजी अच्छी कर सकता है। और उसके अंदर मकसद और फेयरनेस होता है, इम्पैथी होती है, सोशल स्किल होती है, मोटिवेशन होता है, विजन होता है। जिनके अंदर ये स्किल पाई जाए उसे हम ट्रेड थ्योरी बोलते हैं। डिफरेंट ऑथर्स गिवन डिफरेंट ट्रेड, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इसके जो है ना वो ट्रेड कहते हैं। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, यानी कोई फिक्स ट्रेड नहीं है। अब जो है ना स्टॉकडल ने 10 ये वाली दे दी, कोई आता है कोई और दे देता है। नो स्टैंडर्ड टेस्ट, तो हमारे पास कोई टेस्ट ही नहीं है कि हम मेजर करें, किसी टेस्ट से हमें पता चल जाएगा यार ये लीडर है। मैंने इससे कोई लीडर, ऐसे लीडर भी देखे हैं कि जो हैं तो लीडर, लेकिन उनके अंदर ये वाली क्वालिटीज नहीं पाई जाती। और ये थ्योरी बहुत से अदर फैक्टर जो है, अब देखो कि हमारे वर्कर कैसे होंगे, हमारा एनवायरनमेंट कैसे होगा, प्रोडक्शन क्या, बहुत सी बाकी चीजों को ये थ्योरी इग्नोर करती है। तो ये वाली हमने ट्रेड थ्योरी पढ़ी। ट्रेड और ब्यूरोक्रेटिक में यही फर्क है। ट्रेड वाले कहते हैं कि लीडर जो है वो, ट्रेड वाले कहते हैं कि लीडर्स आर बाय नॉट मेड, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आइडेंटिफाई लीडर, वो उनकी बुनियाद में किसी लीडर को आइडेंटिफाई करते हैं। जी क्लियर है सबको? ऑल इज वेल? ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है।